अध्याय 3351 ताम्र कक्ष। जब छोटा सफेद चूहा उसमें उतरा तो दुष्ट देवता दाढ़ी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। लेकिन इन सबके बावजूद दुष्ट देवता दाढ़ी एक बैरल जितना चौड़ा गड्ढा था। उसमें इतना ज्यादा गड्ढा था कि हान सेन उसे देख नहीं पा रहा था। छोटे सफेद चूहे को अंदर भागते देख दुष्ट देवता दाढ़ी ने उसे बंद करने की कोशिश की। हान सेन ने उसकी तलाश तेज कर दी। उसका शरीर अभी आधा ही अंदर गया था कि दुष्ट देवता दाढ़ी उसके पास आया और उसके पैर बांध दिए। हान सेन जानता था कि कोशिश करना बेकार है, इसलिए उसने मरा हुआ होने का नाटक किया। जब दुष्ट देवता दाढ़ी ने उस पर से अपनी पकड़ ढीली की तो वह फिर से अंदर घुसने लगा। छेद के अंदर कोई दुष्ट भगवान दाढ़ी नहीं थी, इसलिए अब किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हान सेन ने मरा हुआ होने का नाटक किया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर पैर रख रहा है। तभी उसे फिर से चीखने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उस छोटे सफेद चूहे की थी। आवाज गूंजते ही हान सेन को लगा जैसे उसके पैर ढीले पड़ गए हों। वो आजाद हो गया। उसने झिझकना बंद कर दिया और छेद में चला गया। छोटा सफेद चूहा उसके सिर से उछल पड़ा। उसके चार पंजे लहरा रहे थे और उसका छोटा सा पिछला हिस्सा हिल रहा था जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था। हान सेन उस छोटे सफेद चूहे के पीछे पीछे गया। बिल बहुत ही पेचीदा जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानवरों ने खोदा हो। ये किसी इंसान की बनाई हुई चीज नहीं थी। अचानक उस छोटे सफेद चूहे की परछाई गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वो गायब हो गया हो। जब हान सेन सोच रहा था कि वो छोटा सफेद चूहा कहाँ है, उसका शरीर डूब गया। वह गिर पड़ा। पटोंग। हान सेन को लगा जैसे उसके नितंबों पर किसी नुकीली चीज से चोट लगी हो। उसे इतना दर्द हुआ कि वह उछलकर दूर भाग गया। तभी उसे पता चला कि वह तांबे से बने एक कमरे में है। उसके चारों ओर ढेर सारी हड्डियां और कंकाल बिखरे पड़े थे। जहां वो गिरा था वहां उसे एक नुकीली हड्डी दिखाई दी। वो हड्डी उसके गुदाद्वार में चिपकी हुई थी। हान सेन ने अपने नितंब से हड्डी निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने देखा कि छोटा सा सफेद चूहा तांबे के कमरे की दीवारों पर इधर उधर भाग रहा था। पता नहीं वह क्या कर रहा था। हान सेन ने कमरे में चारों ओर देखा। कोई दरवाजा नहीं था, बस छत में एक छेद था। छेद को देखकर पता चलता था कि उसके पार पानी है। हान सेन वहीं से आया था। जिस गड्ढे से वो गुजरा था उसके अंदर उसे एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां केवल हड्डियों का ढेर था और कुछ नहीं। हान सेन ने हड्डियों को देखा और मन ही मन कहा, इन हड्डियों को देखकर ये कहना सही होगा कि ये इंसानों की हड्डियां नहीं है। ये शायद किसी चार पैरों वाले जानवर की है। ये गॉड कैओस पार्टी के पुराने नेता का कंकाल नहीं हो सकता। यहाँ मरने का दुर्भाग्य किसका था? हान सेन ने एक हड्डी उठाई और बाकी सबको दूर धकेल दिया। वो देखना चाहता था कि क्या वो कुछ कर सकता है। थोड़ी देर खोदने के बाद हान सेन को डोंग जैसी आवाज सुनाई दी। ये धातु जैसी लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी हड्डी पर चोट मार रहा है। हान सेन खोदता रहा। आखिरकार उसे हड्डियों के नीचे कुछ धातु जैसा कुछ मिला। वह लाल रंग का था, जंग लगी स्टील की छड़ी जैसा। हान सेन ने जंग लगी स्टील की छड़ी निकाली और देखा कि वो स्टील की छड़ी नहीं थी, वो स्टील से बनी एक म्यान थी। वो इतने लंबे समय से वहां पड़ी थी कि उसमें जंग लग गई थी। वो लाल रंग की जंग जैसी लग रही थी, बहुत ज्यादा। म्यान इस हद तक जम गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले कैसी दिखती थी। हालांकि म्यान बहुत भारी था। हान सेन ने म्यान को छड़ी की तरह इस्तेमाल किया और हड्डियों के ढेर को खोदता रहा। उसे और कुछ नहीं मिला। हड्डियों के बीच म्यान क्यों है? ये बाकी हड्डियां किसकी या किसकी हैं? हान सेन इस रहस्य के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे और भी चीखने की आवाजें सुनाई दी। हान सेन ने पलटकर देखा तो कमरे के कोने में छोटा सा सफेद चूहा बैठा था। वो किसी चीज को कुतरते हुए लगातार चीख रहा था। उसका छोटा सा पिछला हिस्सा बार बार मुड़ रहा था। हान सेन उस छोटे चूहे के पास गया। उसने देखा कि वह महल के कोने में लगे एक तांबे के खंभे को अपने दांतों से कुतर रहा था। उस खंभे में एक सेब के आकार का छेद था। छोटा सफेद चूहा उसे लगातार काटता रहा। जब छोटा सफेद चूहा बिल खोदने लगा तो हान सेन ने देखा कि तांबे का खंभा खोखला था। छोटे सफेद चूहे के बिल खोदने के बाद एक बैंगनी और काला तरल पदार्थ रिसने लगा। यह ऐसा था जैसे तेल के दाग हों जो लोग बरसों से किसी पुराने चूल्हे पर छोड़ गए हों। हान सेन को कुछ गंदी सी गंध आ रही थी। ये साफ तौर पर उस काले और बैंगनी तरल से आ रही थी। छोटा सफेद चूहा भी उस भयानक गंध को रोक नहीं पा रहा था। उस छोटे जीव ने तांबे के खंभे को कुतरना बंद कर दिया और पीछे हटने लगा। वह वापस गया और उस गड्ढे को घूरने लगा जो उसने अपने दांतों से खोदा था। छेद से अभी भी एक घिनौनी, तीखी गंध आ रही थी।
हान सेन ने अपनी नाक ढककर उसे देखा। उसे लगा जैसे वह पहचान सकता है कि वह क्या है। क्या ये तरल पदार्थ मृत शरीर से निकलने वाला पदार्थ है? हान सेन ने बैंगनी और काले रंग के तरल पदार्थ को देखा और उसे यकीन हो गया कि यह वही होगा। एलायंस की एक कहावत के अनुसार शरीर से निकलने वाले तरल को अक्सर मृत शरीर का तेल कहा जाता है। हान सेन को नहीं पता था कि कौन सा जीव ऐसे मृत शरीर के तेल छोड़ता होगा, और उसे ये भी नहीं पता था कि तांबे के खंभे के अंदर कोई मरा हुआ जीव क्यों होगा। हालांकि एक बात उसे पक्के तौर पर पता थी। वह जानता था कि वह जिस जगह पर था वो बहुत खतरनाक थी। डोंगलोग। उस तरल पदार्थ के बाद कुछ और निकला। वो तांबे के खंभे के बीच दीवार में फंस गया था और बाहर नहीं आ पा रहा था। हान सेन ने एक हड्डी उठाई और उसे छेद में घुसा दिया। कुछ ही देर बाद छेद से बदबूदार तरल पदार्थ के साथ कुछ निकला। हान सेन ने काले और बैंगनी तरल से वो चीज उठाई। इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह क्या है, उसके दिमाग में एक घोषणा गूंज उठी। ब्रेक वर्ल्ड जीन मिल गया। ये ब्रेक वर्ल्ड जीन है। इसका मतलब है कि इस तांबे के खंभे के अंदर जो प्राणी मरा था वह ब्रेक वर्ल्ड का जानवर था। हान सेन चौंक गया। उसने वह चीज उठाई और उसे पोंछकर साफ किया। उसने एक क्रिस्टल जेड ब्रेक वर्ल्ड जीन देखा जो आंसू की बूंद जैसा दिख रहा था। हान सेन हड्डी से छेद में लगातार वार करता रहा। वो बार बार जोर लगाता रहा। उसने सारा बैंगनी और काला तरल पदार्थ बाहर निकाल दिया, जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। जब तरल पदार्थ निकलना बंद हो गया तो छोटा सफेद चूहा आगे बढ़ा और कुतर दिए गए छेद के पास जाकर अंदर चला गया। बड़े भाई, आप तो चुपके से अंदर घुस सकते हैं, पर मुझे पता है मैं नहीं। हान सेन ने छेद की तरफ देखा, जो सिर्फ मुट्ठी भर का था, और थोड़ा उदास हो गया। हान सेन को लगा कि छोटा सफेद चूहा उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा है, लेकिन छोटे सफेद चूहे का सिर तेजी से बाहर निकला। उसने अपनी बड़ी आंखों से उसे देखा। अचानक प्रकाश की दो किरणें हान सेन पर पड़ी। अगले ही पल हान सेन को लगा जैसे गड्ढा बड़ा होता जा रहा है। कुछ ही देर बाद वो गड्ढा एक आदमी के आकार का हो गया। जब हान सेन ने अपने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि तांबे के कमरे में सब कुछ बड़ा हो गया था। हान सेन को तुरंत एहसास हुआ कि छेद बड़ा नहीं हुआ था, बल्कि उस छोटे सफेद चूहे की किरणों ने उसे छोटा कर दिया था। इससे वो सचमुच हैरान रह गया। छोटा सफेद चूहा बिल में रेंगता हुआ चला गया। इस बार हान सेन ने बकवास करना बंद कर दिया। वो छोटे सफेद चूहे के पीछे पीछे चल पड़ा। तांबे के खंभे से बहुत बदबू आ रही थी। हान सेन को अपनी नाक पकड़कर छोटे सफेद चूहे का पीछा करना पड़ा। तांबे के खंभे के अंदर कुछ पेंचदार गोले थे। एक आदमी और एक चूहा इस पेंचदार सड़क पर चढ़ गए। हान सेन को उस बैंगनी और काले तरल पदार्थ को छूने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वे तांबे के खंभे के ऊपर चढ़े तो हान सेन ने देखा कि तांबे का कमरा, तांबे का खंभा और तांबे के पेंचों की चीजें, सब कुछ पार किया जा सकता था। उन्होंने एक ऐसा जाल बनाया जो कहीं भी ले जा सकता था। उसे यकीन नहीं था कि यह उन्हें कहां ले जाएगा। छोटा सफेद चूहा तांबे के पाइपों से काफी परिचित लग रहा था। वो अपनी छोटी सी पीठ हिलाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। अरे, तुम कहां जा रहे हो? हान सेन ने छोटे सफेद चूहे का पीछा करते हुए पूछा। वो धीरे धीरे चल रहा था। अब छोटे सफेद चूहे ने उसे और भी छोटा कर दिया था। उसके छोटे और नाटे पैर ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते थे। वो छोटे सफेद चूहे को पकड़ नहीं पा रहा था। छोटा सफेद चूहा बोल नहीं सकता था, इसलिए बस आगे दौड़ा और थोड़ा रुका। जब हान सेन ने उसे पकड़ लिया तो वह दौड़ता रहा। ये ज्ञात नहीं था कि वह कितनी देर से दौड़ रहा था, और फिर छोटे सफेद चूहे ने अपनी कमर झुकाई और एक तांबे के खंभे से नीचे फिसल गया। हान सेन ने नीचे देखा। उसने देखा कि तांबे का खंभा खाली था। वहां पकड़ने लायक कुछ भी नहीं था। दीवार पर काली और धूसर धूल जमी हुई थी। शायद यही वो तरल था जो शव के तेल से बना था, बस अब वो सूख जाने के कारण गंदा हो गया था। हान सेन तांबे के खंभे से नीचे सरक गया और जल्द ही उसे पता चला कि तांबे के खंभे के नीचे एक चूहे का बिल था। छोटा सफेद चूहा इधर उधर देख रहा था। हान सेन के उसे पकड़ने का इंतजार कर रहा था। वे चूहे के बिल से रेंगते हुए बाहर निकले। हान सेन ने देखा कि अब वे एक तांबे के हॉल में थे। हॉल में एक चौकोर तालाब था जो आधा पानी से भरा था। पानी के अंदर एक हरी बेल थी। बेल के ऊपर एक छोटा हरा लौकी का पौधा था। ची 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 ची। छोटा सफेद चूहा पानी के पास दौड़ा। उसने अपना सिर घुमाया और हान सेन की तरफ चीखा। फिर वो पूल के अंदर ऐसे गया जैसे नहाने जा रहा हो। हान सेन को समझ नहीं आया कि वो छोटा सफेद चूहा क्या कहना चाह रहा था। अगर वो सिर्फ नहाने गया था तो उसे काफी दूर तक ले गया होगा। हान सेन पानी में लौकी की बेल को देखता रहा।
वो तालाब के पास चला गया। सफेद चूहा पानी में तैर रहा था और वहां से जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह आगे जाने का भी इरादा नहीं कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद हान सेन कुंड में चला गया। कुंड के पानी को छूते ही हान सेन के शरीर में मानो आग लग गई हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य गर्मी उसे जला रही हो। हान सेन चौंक गया और बोला, ये तो पानी का एक कुंड है, इसमें आग जैसी आकृतियां क्यों हैं? पूल से बाहर कूदने से पहले ही उसका छोटा शरीर बड़ा होने लगा। वो अपने सामान्य आकार में लौट आया। उसकी शारीरिक शक्ति, जो धूल के आकाश ने सीमित कर दी थी, उसे वापस मिल गई। मैं अपनी शक्ति महसूस कर सकता हूँ। हान सेन पानी में भीग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आग में उसका पुनर्जन्म हो रहा हो। उसने ब्रह्मांड की सारी शक्ति महसूस की और उसकी सारी शक्ति वापस वहीं पहुंच गई जहां उसे होना चाहिए था। हान सेन हैरान और खुश था। उसका मन कर रहा था कि उस छोटे सफेद चूहे को उठाकर चूम लूं। अच्छे लोगों को अच्छे कर्म मिलते हैं। लगता है मैंने अपना मांस बर्बाद नहीं किया। छोटे सफेद चूहे ने उसे पास नहीं आने दिया। वो तैरकर लौकी और बेल की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद पूल के पानी की जलन गायब हो गई। अब उसका शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। हान सेन पूल से बाहर कूद गया और उसने अपना डोंगशुआन आभामंडल उत्पन्न किया। अब उसे कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। वह हमेशा की तरह इसका प्रयोग कर पा रहा था। ये बिल्कुल वैसी ही शक्ति थी जिसका प्रयोग वह बाहर रहते हुए करता था। हान सेन बहुत खुश था कि उसे अपनी असली ताकत का एहसास हो गया था। इसका मतलब था कि अब उसके पास अपनी मर्जी से किसी से भी या किसी भी चीज से लड़ने का मौका था। अगर किन शियू भी आ जाए तो भी वो उससे लड़ सकता था। उसने कृतज्ञता से छोटे सफेद चूहे को देखा, लेकिन वो पहले ही लौकी की बेल की ओर तैर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसे भी उसके साथ वहां चढ़ जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे सफेद चूहे ने मन बना लिया हो। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। फिर वो उछलकर दूर चला गया। हान सेन ने देखा कि छोटे सफेद चूहे की बर्फ जैसी सफेद त्वचा काली पड़ने और झुलसने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस रोएदार जीव को जिंदा भून दिया गया हो। छोटा सफेद चूहा तालाब में गिर गया। वो हिला तक नहीं। उसके व्यवहार से लग रहा था कि वो मर चुका है। हान सेन चौंक गया। उसने अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके उस छोटे सफेद चूहे को देखा। उसने पाया कि उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो तालाब में आराम कर रहा था। बेशक, एक जला हुआ बेचारा छोटा चूहा पानी में था। कुछ ही देर बाद उसका जला हुआ रंग फीका पड़ने लगा। उसकी त्वचा फिर से गोरी हो गई और उसकी जीवन शक्ति भी बढ़ने लगी। ये पानी वाकई बहुत अच्छा है। ये लोगों को जिंदा कर सकता है। हान सेन हैरान रह गया। वो पानी के अंदर मौजूद लौकी की बेल के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने लौकी की बेल को ठीक से देखने के लिए डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल किया। उसे बस एक धुंधलापन दिखाई दिया। वो उस चीज की मूल संरचना भी नहीं देख पाया। इससे उसे झटका लगा। ये लौकी की बेल क्या है? मैं भी इससे कुछ नहीं बना सकता। हान सेन सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि छोटा सफेद चूहा होश में आ गया है। वो फिर से लौकी की बेल की ओर दौड़ा। इस बार छोटे सफेद चूहे ने लौकी की बेल को अपने दांतों से काटा। लौकी की बेल को छूते ही मानो उसमें बिजली दौड़ गई हो और वो कोयले के टुकड़े जैसा दिखने लगा। वो फिर से तालाब की तलहटी में गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद छोटा सफेद चूहा फिर से सामान्य दिखने लगा। वो फिर से लौकी की बेल के पास गया। उसने यही हरकत कई बार दोहराई। बर्फ जैसे सफेद चूहे को पता था कि वह लौकी की बेल की ताकत को रोक नहीं सकता। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसने उसे तोड़ने की ठान ली हो। हान सेन भी लौकी की बेल के बारे में जानने को उत्सुक था। वो पानी में उतरकर देखना चाहता था कि क्या वो लौकी की बेल को छू सकता है। अचानक उसे पास से एक आवाज सुनाई दी। हान सेन चौंक गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो पाया कि कसे के हॉल का दरवाजा बंद था। अंदर कोई नहीं होना चाहिए था। फिर भी उसने वह आवाज साफ सुनी। वो समझ गया कि यह प्राचीन शैतान है। उसने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि आवाज दीवार के कोने में एक चूहे के बिल से आ रही थी। वहीं तांबे का खंभा था। हान सेन ठिठक गया। तांबे का खंभा कहीं भी ले जा सकता था। ये किसी ऐसी प्रणाली की तरह था जो आवाजें प्रसारित करती थी। लेकिन ये जरूर कहीं आसपास प्राचीन शैतान की बात होगी। चूहे के बिल की वजह से वह बोले गए हर शब्द को सुन पा रहा था। आवाज तेज नहीं थी। पाइप की आवाज तेज होने के बाद उसे सब कुछ साफ सुनाई देने लगा। हान सेन ने झांककर सुनने की कोशिश की कि वो क्या कह रहा है। क्या तुम इसके लिए मुझसे लड़ने जा रहे हो? प्राचीन शैतान ठंडा और क्रोधित लग रहा था। हान सेन हैरान रह गया। वो कुछ समय से प्राचीन शैतान के साथ था।
उसने उसे पहले कभी गुस्सा होते नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब वह बंद भी था तब भी वो उस पर कभी गुस्सा नहीं हुआ। प्राचीन शैतान किससे बात कर रहा है? क्या ये बड़ी पाथ गॉड है? हान सेन ने सोचा। हान सेन को तुरंत जवाब समझ आ गया। चूहे के बिल से एक और आवाज आई। हान सेन उस ध्वनिक यंत्र से अनजान नहीं था। वो जानता था कि यह किसका है। तुम्हारा इसके लिए लड़ने का क्या मतलब है? यह वो चीज है जो मिस्टर लीडर पीछे छोड़ गए हैं। इसका एक हिस्सा पाना मेरा अधिकार है। क्या तुम कह रहे हो कि सिर्फ तुम, प्राचीन शैतान, ही उन चीजों को पा सकते हो जो लीडर पीछे छोड़ गए हैं? यह एक मोहक स्त्री की आवाज थी। यह एक विशाल आकाशीय दानव था। अतीत में तुम मेरे खिलाफ ही चलते रहे, प्राचीन शैतान ने ठंडे स्वर में कहा। तुम अब भी वैसे ही हो। लगता है तुम्हें और मुझे ये हिसाब हमेशा के लिए चुका लेना चाहिए। बड़ा आकाशीय दानव धूल भरे आकाश में है और वह यहाँ है। अगर बड़ी पथ देवता भी वापस आ गए तो यह एक बड़ी घटना होगी। हान सेन को अजीब लगने लगा। उसे याद आया कि बड़ा आकाशीय दानव और एक अन्य उपराष्ट्रपति दुश्मन थे। हान सेन को लगा कि वह बड़ी पथ देवता है। अब उसे पता चल गया था कि बड़े आकाशीय दानव ने जिस उपराष्ट्रपति का जिक्र किया था वो शायद प्राचीन शैतान था। दो राक्षसों की लड़ाई, तुम इसे कैसे सुलझाओगे? क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा समझता हूं, लेकिन तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे पास वह नहीं होगा जो इसके लिए जरूरी है। विशाल आकाश दानव ने उसे तिरस्कार से देखा। प्राचीन शैतान ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं सांस लेता रहूंगा तुम नेता का सामान नहीं ले जा सकोगे। ये कभी तुम्हारा नहीं था। कर्म तुम्हें ले जाए, इससे सावधान रहो। अगर मेरे पास इसे लेने के लिए जरूरी चीजें नहीं है तो तुम भी इसे नहीं ले पाओगे, विशाल आकाश दानव ने कहा। यह मत भूलना कि मैं गॉड कैओस पार्टी का पहला उपाध्यक्ष था। तो अगर आप पहली उपराष्ट्रपति होती तो क्या होता? चलो ये नहीं कहते कि गॉड कैओस पार्टी लगभग खत्म हो गई है, लेकिन अगर वे इन चीजों की रक्षा के लिए होते भी तो वो उपराष्ट्रपति बड़ी पाथ गॉड ही होते, न कि आप, बड़े आकाश दानव। प्राचीन शैतान ने बोलते हुए उसकी तरफ तिरस्कार से देखा। क्या इसका मतलब ये है कि तुम इसके लिए मुझसे लड़ने जा रहे हो? बड़े आकाश दानव ने ठंडे स्वर में पूछा। जब हान सेन ने ये सुना तो उसे लगा कि दोनों के बीच घमासान युद्ध होने वाला है। प्राचीन शैतान ने तुरंत अपना सुर बदला और रूखेपन से कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे इस वस्तु का असली मालिक मिल गया है। मैं इसे इसलिए ले रहा हूं ताकि इसे वापस कर सकूं। क्या तुम अब भी उस वस्तु के लिए मुझसे लड़ोगे? तुमने कहा कि तुम्हें मिल गया, फिर भी तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं। मैं भी कह सकता हूं कि मुझे सही इंसान मिल गया। बड़ा आकाश दानव इतनी आसानी से नहीं बहका। प्राचीन शैतान नाराज नहीं हुआ। उसने आगे कहा, उस जमाने में जब ब्रह्मांड फिर से खुला, मिस्टर लीडर ने उसे जीनो ब्रह्मांड में भेजा ताकि वो रीबूट ब्रह्मांड से होने वाले नुकसान से बच सके। उस समय मुझे ये पता था, इसीलिए मैंने पुनर्जन्म लिया। मैं जीनो ब्रह्मांड में गया ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। क्या इसका मतलब है कि तुमने उसे ढूंढ लिया है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि वो अब कहाँ है? विशाल आकाश दानव ने उसे उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। यह एक वह है और उसका नाम बाओ एर है, प्राचीन शैतान ने कहा। हो सकता है तुमने ये नाम पहले न सुना हो, लेकिन तुम उस व्यक्ति को जानते होगे जिसने उसे पाला है। उसका नाम हान सेन है। हान सेन ये सुनकर चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाओ एर उस चर्चा के केंद्र में थी जो वे इतने समय से कर रहे थे। उसके कान खड़े हो गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उनसे बाओ एर के बारे में और भी राज जानना चाहता था। विशाल आकाश दानव कुछ नहीं बोला। जब उसने प्राचीन शैतान की आवाज सुनी तो उसने कहा, तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर लगता है जैसे तुमने बाओर को पहले ही देख लिया है। तो अगर मेरे पास है तो क्या होगा? बड़े आकाश दानव ने ठंडे स्वर में कहा। यदि तुम्हें पता था कि मास्टर बाउर वापस आ गए हैं तो तुम और मैं अभी भी इस पर क्यों लड़ रहे हैं? प्राचीन शैतान ने पूछा। विशाल आकाश दानव ने उसे तिरस्कार से देखा। उसने अपने होंठ ऊपर उठाए और कहा, प्राचीन शैतान, तुम मुझे कम आंकते हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम बाओ र की मदद कर रहे हो या चुपके से अपने लिए ये सब कर रहे हो? अगर तुमने यह मास्टर बाओ र को दिया भी है तो इसे मुझे ही संभाल कर रखना चाहिए। यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? प्राचीन शैतान ने पूछा। इतनी सारी बातों के बाद अब देखना होगा कि हम में से किसकी मुट्ठी ज्यादा बड़ी है, बड़े आकाश दानव ने कहा। वैसे भी तुम और मैं एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते, चलो यही लड़ते हैं। उसके बाद हान सेन ने कुछ टकराने की आवाजें सुनी। प्राचीन शैतान और विशाल आकाशीय दानव पहले से ही लड़ रहे थे।
झगड़ा बंद करो, पहले तुम लोगों को बस बातें समझानी चाहिए। हान सेन जल्दी में था। उसने चूहे के बिल से आगे निकलने के लिए अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल किया। वो टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों से होते हुए आखिरकार प्राचीन शैतान और विशाल आकाशीय दानव को ढूंढने निकला। वे हान सेन के तांबे के महल से लगभग 900 फीट दूर थे। वे किसी दूसरे महल में थे और जोरदार लड़ाई कर रहे थे। ये तो पता नहीं था कि वे क्या इस्तेमाल करते थे, लेकिन धूल आकाश ने भी उन पर कोई रोक नहीं लगाई थी। विशाल आकाश दानव का शरीर भूत जैसा था और प्राचीन शैतान एक ऐसे पहाड़ जैसा था जो हिल नहीं सकता था। वह अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। फिर भी कोई यह बता सकता था कि प्राचीन शैतान की जीनों कलाएं बदल रही थी, भले ही उसकी दुनिया तोड़ने की दर अभी भी बहुत कम थी। विशाल आकाशीय दानव उसे लगातार रक्षात्मक स्थिति में डाल रहा था। वो पलटवार नहीं कर सकता था। उसे हारने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनकी दोनों जीनों कलाएं बहुत अजीब थीं। वे जिन भी जीनों कलाओं का इस्तेमाल करते थे, वे सभी ऐसी थीं जिनसे वे पहले से ही परिचित थे। अब कोई भी वही जीनों कलाएं दोहराता नहीं था। हान सेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें कितना कौशल था। प्राचीन शैतान पर बहुत प्रतिबंध लगा दिए गए थे, इसलिए वह पागलों की तरह चिल्लाया, बड़े आकाश दानव, तुम इतना बदमाश मत बनो। तो अगर मैं तुम्हें धमकाऊं तो क्या होगा? तुम अरबों सालों से पुनर्जन्म ले रहे हो, फिर भी तुम बस इसी दर तक पहुंचे हो। तुम तो धमकाए जाने के ही लायक हो। बिग स्काई डेमन ने उसका मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे तुम आसानी से धमका सकते हो। प्राचीन शैतान बहुत क्रोधित हुआ। उसके शरीर पर काली राक्षसी हवा उभर आए। एक वृद्ध बुद्ध की सुनहरी छाया उसे धकने लगी। अचानक काली राक्षसी हवा एक सुनहरी बुद्ध ज्योति में बदल गई। बड़े आकाश दानव की भूत सी धूसर आकाश दानव शक्ति ने स्वर्ण बुद्ध ज्योति पर प्रहार किया। ये पहले जैसा दमनकारी नहीं था, बस थोड़ा बेहतर था। डबल स्पिरिट ब्रेक वर्ल्ड, बड़ा आकाश दानव हैरान था। प्राचीन शैतान ने ठंडे स्वर में कहा, पुनर्जन्म ने मेरा बहुत समय बर्बाद किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इससे कुछ कमाया ही नहीं। क्या आपको याद है मिस्टर लीडर ने अभयारण्यों के बारे में बात की थी? मैंने वही पुनर्जन्म लिया था। तुम भाग्यशाली थे कि तुम्हें उस पवित्र भूमि में पुनर्जन्म मिला। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारी दोहरी आत्मा है। मुझे लगता है कि यह संयोग से नहीं हुआ। विशाल आकाशीय दानव प्राचीन शैतान से बात करते हुए लड़ता रहा। प्राचीन शैतान ने भी वैसा ही किया। वो लड़ता रहा और जवाब दिया, हाँ, ये सिर्फ किस्मत से नहीं हुआ था। बूढ़े नेता ने मास्टर बाओ र को उस जगह भेजा था। मैं मास्टर बाओ र को ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे वहां जाने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ा। अभयारण्यों में पुनर्जन्म लेना बहुत महंगा था। मुझे इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ी। मेरी पूरी आत्मा लगभग फीकी पड़ गई। ये शर्म की बात है कि भले ही आपको पवित्र आत्माओं की भूमि में कुछ अच्छा मिला हो, फिर भी आप मुझे हरा नहीं पाएंगे। बड़ा आकाश दानव ठंडी हंसी हंसा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर बरीपात गॉड अभी वापस आ जाए तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस वस्तु को वापस पा सकोगे? उस वस्तु को पाने की उसकी इच्छा वैसी ही है जैसी तुम्हारी और मेरी है। प्राचीन शैतान ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े आकाशीय दानव तक पहुंचकर अपनी चांदी जैसी जीभ से लड़ाई को सुलझाना चाहता हो। विशाल आकाश दानव ने कुछ नहीं किया। वो अब भी जानलेवा लग रही थी और कह रही थी, अगर ऐसा है तो मुझे बरीपात गॉड के वापस आने से पहले तुम्हें मारना होगा। जब वे बातें कर रहे थे तभी बड़े आकाश दानव के हाथ पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया। उसके हाथ से किसी अजीब सी शक्ति काम रही थी। हान सेन को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका डोंगशुआन आभामंडल टूट गया है। वह बेहोश हो गया। जब हान सेन को अपना डोंगशुआन आभा वापस मिला तो उसने देखा कि प्राचीन शैतान की छाती में छेद हो गया था। वह सीधे उसके दिल में घुस गया, जिससे उसके शरीर से सोने जैसा दानव रक्त बहने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। बड़ी आकाश दानव की हालत भी ठीक नहीं थी। अब वो बहुत कमजोर लग रही थी। वो सचमुच बहुत कमजोर लग रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। तुम्हारे और मेरे बीच की दुश्मनी खत्म होनी ही चाहिए, विशाल आकाशीय दानव ने शक्ति बटोरते हुए कहा। वो प्राचीन शैतान को आखिरी वार दे रही थी। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी, शाबाश दोस्तों, तुम दोनों के बिना मैं ये जगह ढूंढ ही नहीं पाता। हान सेन चौंक गया। उसने तांबे के हॉल का तांबे का दरवाजा खोला। बरीपाथ गॉड अभी अभी अंदर आया था। पथ देवता को दफनाओ। प्राचीन शैतान और बड़े आकाश दानव के भाव तुरंत बदल गए। मेरे दो साथी उपाध्यक्ष डस्ट स्काई आए थे। आपने फोन नहीं किया, आपने लिखा नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत असभ्य है?
बरीपात गॉड ने ये कहते हुए ठंडी हंसी हंसी। विशाल आकाश दानव ठंडी हंसी हंसा। उपाध्यक्ष बरीपात गॉड, आपने जीनो टैबलेट में प्रवेश कर लिया। अगर मैं नमस्ते कहना भी चाहता तो नहीं कह पाता। बरीपात गॉड ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो बड़े आकाश दानव के पास गया। वह जानता था कि उसने और प्राचीन शैतान ने धूल भरे आकाश को ढूंढ लिया है, लेकिन वह बस छिप गया और उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिए बिना इधर उधर घूमता रहा। जब वो जीनो टैबलेट में था तो वो उस जगह की तलाश में गया जहां पुराने नेता को दफनाया गया था। विशाल आकाशीय दानव ने बरीपत देवता को आते देखा। वो चौंक गई। बरीपत देवता की शक्ति से ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के चारों ओर कई असली ड्रैगन उड़ रहे हों। वह आदमी हर कदम के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। जाहिर है वह उससे लड़ना चाहता था। बरीपात गॉड, आपके और मेरे बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं रहा। हमें कभी एक दूसरे पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ा आकाश दानव डर गया, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने का नाटक किया। बरीपात गॉड हिले नहीं। वो बड़े आकाश दानव के पास पहुंचे। वो डस्ट स्काई का नेता था। तांबे की गोली डस्ट स्काई की शक्ति को रोकने में सक्षम थी, लेकिन वह अभी भी राज्य की शक्ति से काफी मजबूत था। अब उसका पूरा शरीर एक देवता जैसा हो गया था। वो और भी डरावना होता जा रहा था। बड़े आकाशीय दानव, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। यह अफसोस की बात है कि मिस्टर लीडर ने केवल एक जीन बीज ही छोड़ा। मुझे अफसोस है कि मैं इसे तुम्हारे साथ साझा नहीं कर सका। बरीपात गॉड बाहर आया। असली, दहाड़ते हुए अजगर जैसी डरावनी शक्तियां बड़े आकाशीय दानव की ओर जा रही थीं। तांबे के हॉल में अनगिनत असली ड्रैगन की धूसर हवा थी। अगर वो तांबे का हॉल सामान्य न होता और अविनाशी न होता तो वो धूल में मिल जाता। हान सेन को लगा जैसे उसकी डोमशुआन आभा उस डरावनी शक्ति से टूट रही है। अब उसे तांबे के हॉल में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। विशाल आकाशीय दानव तेजी से पीछे हट गया और अनगिनत काल्पनिक परछाइयों में बिखर गया। परछाइयां फट गईं। बरीपात गॉड की शक्ति एक असली अजगर जैसी लग रही थी। वो एक भूत की तरह थी, अंतरिक्ष को चीरती हुई हॉल के दरवाजे की ओर भाग रही थी। बड़े आकाश दानव, तुम्हें नेता के साथ ही रहना चाहिए और दफनाया जाना चाहिए। बरीपात गॉड किसी बाघ को पहाड़ पर नहीं छोड़ना चाहेगा। बड़े आकाश दानव जैसे डरावने लोग उसे उसी क्षण मार डालेंगे जब वह कमजोरी दिखाएगा। जब वह अपनी ताकत वापस पालेगी तो उसके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। बरीपात गॉड की डरावनी शक्ति ने सब कुछ ढक लिया था। उसने समय और बाकी सबको शून्य में दफना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ भस्म कर सकती हो। विशाल आकाशीय दानव ने शक्ति तो एकत्रित कर ली, लेकिन उसकी विस्फोटक शक्ति बरीपत देवता की शक्ति से कहीं कमजोर थी। दोनों शक्तियों को आपस में टकराते देख बरीपत देवता ने पहले ही दमनकारी लाभ उठा लिया। वेदना। अचानक बरीपत देवता के पीछे एक डरावनी और ठंडी राक्षसी रोशनी चमक उठी। प्राचीन शैतान घायल था। वो मरने वाला था, लेकिन किसी तरह उठ खड़ा हुआ और सुनहरी रोशनी से चमक उठा। वो प्राचीन काल के किसी राक्षस जैसा था। उसके हाथ में अनगिनत मंत्र थे। उसने बरीपत देवता की पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। लगभग उसी समय विशाल आकाश दानव की शक्ति, जो थोड़ी कमजोर लग रही थी, ने अचानक एक चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। ऐसा लगा जैसे दानवों की हवा से भरा आकाश आ गया हो। बरीपात गॉड का चेहरा बदल गया। वह अपने पीछे छिपे प्राचीन शैतान से निपटने के लिए अपनी कुछ शक्ति वापस खींचना चाहता था, लेकिन विशाल आकाशीय दानव की अजीब शक्ति ने उसे घेर लिया था। वह अपनी शक्ति वापस नहीं ला पा रहा था। वेदना। बरीपत देवता और विशाल आकाशीय दानव की शक्तियां आपस में उलझी हुई थीं, जबकि प्राचीन शैतान उसकी पीठ पर वार करने के लिए स्वतंत्र था। बरीपत देवता के बाल लहराते और नाचते हुए तीनों एक साथ फंस गए थे। उसके मुंह से खून बह रहा था। वो स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अकेले ही उन दोनों से लड़ रहा था। हान सेन को बस तांबे के हॉल में तीनों शक्तियों के आपस में लड़ने का एहसास हुआ। वो ठीक ठीक विवरण नहीं देख पा रहा था। तीनों शक्तियां तांबे के हॉल में आसमान और जमीन को उलट पुलट कर रही थीं। वहां डोमशुआन आभा का इस्तेमाल करना मुश्किल था। तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बड़े आकाशीय दानव और प्राचीन शैतान, जो जन्मजात प्रतिद्वंद्वी है, मुझसे निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। बरीपात गॉड हैरान और डरा हुआ था। उसे लगा कि उसने सचमुच फायदा उठा लिया है, लेकिन पासा पलट चुका था। विशाल आकाश दानव हिला तक नहीं। वह हंसी। मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह तुम्हारा क्षेत्र है। धूल भरे आकाश में तुम्हें मारने के लिए कुछ कौशल और रचनात्मकता की जरूरत होती है। प्राचीन शैतान ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने पुनर्जन्म लिया है और मेरा पुनर्जन्म हुआ है।
मैं अभी अभी दुनिया को तोड़ने में कामयाब हुआ हूँ, तुमसे लड़ने के लिए सहयोग करना उचित ही है। बड़ी पाथ गॉड पागलों की तरह हंसा। अगर तुम लोग सहयोग भी कर रहे हो और मुझे मारना भी चाहते हो, बड़ी पाथ गॉड, तो ऐसा काम इतनी आसानी से नहीं होता। मैं तुम दोनों को अपने साथ मरवा दूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिस्टर लीडर तुम्हें सिर्फ डस्ट स्काई की रखवाली करने देते हैं। उन्होंने तुम्हें डेस्टिनी टैबलेट पर जाने के लिए नहीं कहा था। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि डेस्टिनी टैबलेट का प्रवेश द्वार कहाँ है। क्या किसी ऐसी चीज के लिए अपनी जान जोखिम में डालना वाजिब है जो तुम्हारी है ही नहीं? विशाल आकाश दानव ने ये शब्द अपनी दुश्मन को समझाने की कोशिश में कहे। बड़ी पाथ गॉड ने ठंडे स्वर में गुर्राहट के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम दोनों सिर्फ महिमा मंडित प्रैरी हो? जो कुछ भी अंदर है, नेता ने उसे छोटे मालिक के लिए रखा है। छोटे मालिक शब्द सुनते ही प्राचीन शैतान और बड़े आकाशीय दानव के चेहरे तुरंत बदल गए। उनके चेहरे बदलते देखकर बड़ी पाथ गॉड ठिठोली से हंसा। यह उम्मीद मत करो कि यह कोई ऐसा राज है जिसके बारे में सिर्फ तुम दोनों ही जानते हो। मैं यूं ही नहीं जिया। मिस्टर लीडर ने उस चीज को जन्म देने के लिए इतना जोखिम उठाया है। यहाँ जो कुछ भी है वो छोटे मालिक का है। तुम दोनों को पता होना चाहिए कि हम इसे छूने के भी लायक नहीं है। बड़ी पाथ गॉड वास्तव में बड़ी पाथ गॉड है, बड़े आकाश दानव ने कहा। मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम छोटे नेता के अस्तित्व के बारे में जानते होगे। हाँ, यह वस्तु छोटे नेता के लिए है, इसलिए तुम्हें इसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब हान सेन ने ये सुना तो वो चौंक गया। बड़े आकाश दानव और प्राचीन शैतान ने कहा कि यहाँ की चीजें बाओ एर के लिए है, और बड़ी पाथ गॉड कह रहा है कि यह चीजें छोटे नेता के लिए है। क्या इसका मतलब है कि बाओ एर गॉड कैओस पार्टी के पुराने नेता की बेटी है? हान सेन के मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अगर बाओ एर गॉड कैओस पार्टी के नेता की बेटी है, तो अब समझ में आता है कि रॉकी डी और बड़ा आकाश दानव क्यों नहीं चाहते कि गॉड स्पिरिट्स को उसकी पहचान पता चले। अगर ऐसा है तो गॉड कैओस पार्टी वाले इसे क्यों छिपा रहे हैं? जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, उसने बड़ी पाथ गॉड को ये कहते सुना, अगर उस छोटे नेता के शरीर में दूसरों का खून होता तो ठीक था, लेकिन उसके शरीर में गॉड कैस पार्टी के दुश्मनों का खून है। ऐसी पहचान के साथ गॉड कैस पार्टी का नेतृत्व कैसे किया जा सकता है? गॉड कैस पार्टी का काम उसे नहीं संभालना चाहिए। जब हान सेन ने ये सुना तो उसे लगा जैसे उसका दिमाग ही उड़ गया हो। आखिरकार उसे पता चल गया कि बाओ एर के माता पिता कौन थे। ये कहना कि गॉड कैस पार्टी का प्रतिद्वंद्वी गॉड कैस पार्टी के नेता को छू सकता है, इसका मतलब था कि उस पद के लिए सिर्फ गॉड हॉल लीडर ही योग्य था। बाओ एर के माता पिता गॉड कैस पार्टी के नेता और पूर्व गॉड हॉल लीडर हैं। ऐसे लोगों के यहाँ जन्म लेना धोखे जैसा है। यह अगली पीढ़ी का सबसे महान प्राणी ही होगा। हान सेन को अपने अनुमान पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके अलावा उसे कोई और संभावना नहीं सूझ रही थी। हान सेन को अब समझ आ गया था कि बावा के साथ जीव हमेशा इतने अच्छे क्यों होते थे। उसके जीन की ताकत उसे मुख्य और विपरीत ब्रह्मांडों की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर रखती थी। किसी भी अन्य जीव के जीन उससे बेहतर नहीं थे। ताम्र कक्ष की शक्तियां डगमगाती रहीं। बड़े आकाशीय दानव और प्राचीन शैतान ने इसका फायदा उठाया, लेकिन वे बरीपद देवता को खत्म नहीं कर पाए। बरीपद देवता धूल आकाश के नेता थे और प्राचीन शैतान की शक्ति अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी। इसी वजह से स्थिति अनुकूल नहीं थी। हान सेन ताम्र कक्ष पर आक्रमण करने के लिए डोनशुआन आभा का इस्तेमाल करता रहा। वह और भी रहस्य जानना चाहता था, खासकर बाओ एर से जुड़े रहस्यों के बारे में। तांबे के हॉल की शक्ति से डोंगक्सुआन आभा लगातार टूटती रही। हान सेन को आवाजें सुनने की पूरी कोशिश करनी पड़ी क्योंकि उसे बस छोटी छोटी आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। मिस्टर लीडर की खातिर मैं मानता हूं कि वह छोटा मालिक है, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ईश्वरीय आत्मा रखपल्स है, ईश्वरीय अराजकता पार्टी को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकते। बड़ी पाथ गॉड की आवाज बोलते बोलते टूटती रही। अगर तुम छोटे नेता के प्रति इतने वफादार हो तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ जीन बीज अपने लिए लेने नहीं आए हो। अगर तुम दोनों एक ही काम के लिए यहाँ आए हो तो मेरी आलोचना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विशाल आकाश दानव हंसा और बोला, ठीक कहा। हम तुम्हें जज करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन जीन बीज तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए मैं बस माफी मांग सकता हूँ। बड़ी पाथ गॉड ने ठंडे स्वर में गुनगुनाया, इसमें कोई माफी नहीं है। गॉड कैस पार्टी ने हमेशा उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है जो अपनी ताकत का दावा करते हैं और अपने साथियों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर तुम में वो क्षमता है जो जरूरी है तो तुम्हें मुझे मारने से कोई नहीं रोक सकता।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों उपराष्ट्रपति मुझे चुनौती देने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। क्या ही शानदार प्रदर्शन है। ऐसा बहुत कम होता है। बड़ी बात गॉड के बोलने से पहले ही प्राचीन शैतान बोला, मैं और बड़ा आकाश दानव दोस्त नहीं हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि हमारे निजी विचार अलग अलग हैं। मतभेद ऐसी चीज नहीं है जो व्यक्तिगत द्वेष में बदल जाए। जब हम पार्टी में थे तब हम दोस्त थे। अब ब्रॉडकास्ट पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है। हमारे दोस्त बने रहने का कोई कारण नहीं है। बड़ा आकाश दानव वास्तव में प्राचीन शैतान से सहमत नहीं था। उसने कहा, प्राचीन शैतान, तुम्हें इस सब को छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम और मैं एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। इस जीन बीज के मामले में हमारा उद्देश्य एक ही है। अगर हम बड़ी बात गॉड को नहीं मारते तो हम में से कोई भी जीन बीज का दावा नहीं कर सकता। हम बस सहयोग कर सकते हैं। अगर तुम लोग मुझे मार भी दोगे तो भी तुम जीन बीज का दावा नहीं कर पाओगे। यह मत भूलना कि मिस्टर लीडर ने छोटे लीडर के लिए यही छोड़ा था। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि मिस्टर लीडर के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा? बड़ी बात गॉड ने ठंडे स्वर में गुर्राहट के साथ कहा। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बड़े आकाश दानव ने कहा। उसकी शक्ति भड़कने लगी। हान सेन ने बड़ी बात गॉड की घुरघुराहट सुनी जैसे ही शक्ति तांबे के हॉल में तेजी से बह रही थी। जब उसका डोंगशुआन आभा हॉल तक पहुंचा तो वह टूट गया। वह और कुछ नहीं सुन पा रहा था। झिझकते हुए हान सेन ने अपना सिर घुमाकर तालाब और लौकी की बेल की तरफ देखा। उसने देखा कि छोटे सफेद चूहे ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वह लौकी पर चढ़ने की कोशिश करता रहा लेकिन नाकाम रहा। हान सेन ने सोचा, बड़ी बात गॉड ने जीन बीज के बारे में कुछ कहा होगा। वह इस लौकी की बेल की बात तो नहीं कर रहा होगा, है ना? हान सेन ने लौकी की बेल को देखा और उसे यकीन हो गया कि यह सच है। बाओ एर लौकी से आई थी। अगर गॉडकास्ट पार्टी का बुरा नेता सचमुच उसे कुछ छोड़ने वाला था तो लौकी की बेल ही सही थी। हान सेन ने सोचा, बाओ एर का यहाँ न होना अफसोस की बात है, वरना चाहे हो या न हो मैं लौकी की बेल पहले ले जा सकता था। सोचते सोचते उसका दिल अचानक धड़क उठा। मुझे लगता है कि क्या मुझे यहाँ दोबारा आने का मौका मिलेगा। कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए और इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। अगर मैं कर पाया तो कम से कम बाओ एर तक तो पहुंचा ही सकता हूं। हान सेन जब सोच में डूबा हुआ था तभी वह तालाब की ओर चला गया। उसने देखा कि लौकी की बेल से छोटा सफेद चूहा लगभग मर ही गया था। उसने ऐसा कई बार देखा था, इसलिए हान सेन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह तालाब के पानी में गया और लौकी की बेल तक तैर गया। हान सेन ने पहले ही एक योजना बना ली थी। अगर लौकी की बेल की शक्ति बहुत ज्यादा हो गई और वह उसका सामना नहीं कर पाया तो उसका अंत उस छोटे सफेद चूहे जैसा हो सकता था। वह तालाब के पानी की शक्ति का इस्तेमाल अपने शरीर की मरम्मत के लिए कर सकता था। लौकी की बेल के सामने जाते ही हान सेन ने अपने शरीर को जेनोजेनिक मोड में डाल दिया। चारों जेनो कलाएं मिलकर दुनिया को तोड़ने में सक्षम थीं। उसका पूरा शरीर काले कवच से लिपटा हुआ था। उसके शरीर के बाहर उसका शरीर सफेद अर्ध पारदर्शी आग से तबाह हो गया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सावधानी से लौकी की बेल के पत्तों को पकड़ लिया। हान सेन को लौकी का पत्ता लेते देख छोटे सफेद चूहे ने लौकी की बेल लेने की कोशिश करना छोड़ दिया। वह पानी में तैरता रहा और देखता रहा। उसने आंखें चौड़ी कर ली। हान सेन के हाथ को घूरते हुए उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं। जैसे ही उसकी उंगलियां लौकी और उसके पत्तों को छूने ही वाली थीं, हान सेन को दुविधा हुई। उसने मन बनाया और लौकी का पत्ता पकड़ लिया, भारी नुकसान सहने के लिए तैयार। डरावनी शक्ति का हमला नहीं हुआ। हान सेन लौकी के पत्तों को ऐसे पकड़ पाया जैसे वे कोई आम पत्ते हों। किसी खास तरह की शक्ति ने उसे झटका नहीं दिया। इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि लौकी की बेल, जो पहले कोई हलचल नहीं दिखा रही थी, अब ऐसे हिल रही थी जैसे कोई जिंदा चीज हो। हरी बेल ने हान सेन के हाथ को छुआ, फिर उसकी कमर के चारों ओर लिपट गई, मानो कोई सांप उसके चारों ओर लिपटा हुआ हो, उसकी बाहों सहित। हान सेन की हिम्मत नहीं हुई कि वह हिले। उसे लगा कि लौकी की बेल किसी नुकसान के लिए ऐसा नहीं कर रही है। उसे लगा जैसे उसका उससे कोई रिश्ता है। ये लौकी की बेल सचमुच बाओ एर से संबंधित है। हान सेन को अब पक्का यकीन हो गया था कि यही सच है। 80% से 90% संभावना थी कि यही वह जीन बीज था जिसके बारे में दूसरे लोग बात कर रहे थे। छोटे सफेद चूहे की मुसीबत अब उसके सामने थी। हान सेन को यकीन नहीं हो रहा था कि गॉडकास्ट पार्टी का नेता इतनी प्रतिष्ठित चीज अपने पीछे छोड़ जाएगा, फिर भी वह उसे इतनी आसानी से उठा सकता था।
हान सेन को बस एक ही वजह सूझी कि वह लॉकी की बेल के साथ कैसे घुल मिल पाया, और वह थी बाओ एर के साथ उसके रिश्ते की वजह से। हालांकि हान सेन बाओ एर के असली पिता नहीं थे, फिर भी बाओ एर ने जन्म लेने के लिए हान सेन का रक्त स्वीकार किया। जब हान सेन ने अभयारण्यों में अपना शरीर बनाया तो उसने उसे बनाने के लिए बाओ एर की शक्ति उधार ली। बाओ एर की उपस्थिति उसके लिए सामान्य बात थी। लॉकी की बेल हान सेन के शरीर पर चढ़ गई, मानो कोई सांप उसके शरीर को घेरे हुए हो। आखिरकार छोटी हरी लॉकी की बेल हान सेन के सामने आ गई। एक छोटी लॉकी उसके माथे के सामने लटक रही थी। वह उसके माथे के चारों ओर घूम रही थी, मानो उसे सूंघने की कोशिश कर रही हो। हान सेन को लॉकी की बेल से कोई दुश्मनी महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो इस सब से थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार वो बाओ एर तो था नहीं, इसलिए वो नहीं बता सकता था कि लॉकी उसे मंजूर करेगी या नहीं। हान सेन जब इस सब को लेकर उलझन में था, तभी उसने छोटी हरी लॉकी को दिए की तरह चमकते देखा। इससे छोटी लॉकी हरे दिए जैसी दिखने लगी। हान सेन उस छोटी लॉकी को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अच्छा है या बुरा। लॉकी के अंदर जो मौजूदगी उसने महसूस की, उसे देखकर उसे लगा कि यह अजीब है। यह एक ऐसी मौजूदगी थी जिसने हान सेन को अजीब तो महसूस कराया, पर बहुत जानी पहचानी भी थी। उसकी उपस्थिति काले कवच की शक्ति जैसी थी, हालांकि वह वैसी नहीं थी। वह उस काले क्रिस्टल कवच जितनी मजबूत नहीं थी जिसे वह जानता था। यह बहुत कोमल था, यह एक छोटी सी धारा जैसा था, कच्चा। हान सेन जब लॉकी को देख रहा था तो उसने लॉकी को अचानक टूटते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटी लॉकी कोई दीपक हो जो लॉकी की बेल से गिर गया हो। जब लॉकी ने बेल छोड़ दी तो लॉकी की हरी बेल तुरंत मर गई। वह धूल में बदल गई और तालाब के पानी की लहरों पर बिखर गई। उसके बाद वह गायब हो गई। छोटा लॉकी हान सेन के सामने तैरता रहा। वह दिल की धड़कन की तरह टिमटिमाता रहा, मानो कोई जुगनू लगातार टिमटिमा रहा हो। हान सेन सोच रहा था कि क्या उसे अपना हाथ बढ़ाकर उस छोटी लॉकी को पकड़ लेना चाहिए। वह छोटा सफेद चूहा जो इतनी देर से उसे देख रहा था, आखिरकार पानी से बाहर कूद पड़ा। मुंह खोलकर उसने अपने नुकीले दांत दिखाए। वह उस छोटी लॉकी को काटने की कोशिश करने वाला था। छोटे सफेद चूहे की हरकतें बहुत तेज और अचानक थीं। हान सेन का ध्यान लॉकी पर ही अटका हुआ था। जब उसने चूहे को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटे सफेद चूहे ने अपना मुंह चौड़ा खोला। उसने हाथ के आकार की छोटी लॉकी को मुंह से निगल लिया। लॉकी का टुकड़ा उसके पेट तक पहुंचने से पहले ही कच-कच जैसी आवाज आए। छोटे सफेद चूहे के दांत जमीन पर बिखरे हुए थे। उसका शरीर उछलकर तालाब में पेटोन कर गया। छींटे कुछ इंच ऊंचे थे। यह उस समय से अलग था जब बेल कुतरने के बाद वह कोयला बन गया था। इस बार छोटे सफेद चूहे का शरीर कोयला नहीं बना था। उसके साथ जो हुआ वह निश्चित रूप से पूरे कोयला परिवर्तन हमले से भी ज्यादा डरावना था। अब उसका शरीर बर्फ जैसा हो गया था। जब वह पानी से टकराया तभी पिघला। पल भर में छोटे सफेद चूहे का शरीर तालाब की तरह पानी बन गया। हान सेन ये देखकर स्तब्ध रह गया। वह छोटा सफेद चूहा कोई साधारण चीज नहीं था। उसकी दुनिया तोड़ने की दर जाहिर तौर पर ऊंची थी, लेकिन उसने बस लॉकी को काटने की कोशिश की थी और फिर पानी में तब्दील हो गया। यह देखना एक भयावह दृश्य था। हान सेन सोच रहा था कि उसे छोटी लॉकी लेनी चाहिए या नहीं। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे छीन ले। कच्चा छोटे सफेद चूहे के घुलने के बाद छोटी लॉकी में नए बदलाव दिखने लगे। लॉकी का खोल कांच जैसा दिखने लगा। उसकी सतह पर कई दरारें थीं। वह तेजी से फैल रहा था। वह टूटने ही वाला था। बेशक पलक झपकते ही दरारों से भरा लॉकी का छिलका कच्चा हो गया और फट गया। हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लॉकी की तरफ देखा जो अचानक टुकड़ों में बिखर गई थी। उसने देखा कि एक गहरे लाल रंग का लॉकी का बीज अपने पुराने रूप के मलबे के बीच तैर रहा था। लॉकी के फटने के बाद लॉकी का बीज हान सेन की ओर बढ़ गया। बिना सोचे समझे हान सेन ने उसे ले लिया। गहरे लाल रंग का लॉकी का बीज उसके हाथों में आ गिरा। रोशनी फीकी पड़ने लगी। वह जल्दी ही एक साधारण बीज जैसा दिखने लगा। ये लौकी का बीज वही जीनो बीज होना चाहिए जो बड़ा आकाश दानव और बाकी लोग चाहते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें इसे साधारण बीज की तरह ही खाना चाहिए? हान सेन ने लौकी के बीज को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसके साथ क्या करे। ये बिल्कुल कद्दू के बीज जैसा था, बस गहरा लाल था। ये क्रिस्टल जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे रक्त जड़ से बनाया गया हो।
उसने लौकी के बीज पर बार बार खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हान सेन के पास उसे एक तरफ रखकर वापस तालाब में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। छोटा सफेद चूहा फिर कभी नहीं दिखा। उसे पता था कि उसे मार दिया गया है। उसे इस बात का थोड़ा दुख हुआ। छोटे सफेद चूहे ने उसकी बहुत मदद की थी, फिर भी उसे इस तरह मार दिया गया। मुझे आश्चर्य है कि वह छोटा सफेद चूहा किसका था, कौन था। अगर वह तांबे की पट्टिका के अंदर और आसपास घूम सकता था तो जरूर उसका गॉडकैस पार्टी से कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा। हान सेन ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। खैर, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह उसकी पहचान साबित कर सके। चूहे के बिल में वापस आते ही हान सेन ने अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके तांबे के खंभे के छेद से बाहर निकलने की कोशिश की। उसने बड़े आकाश दानव और छेद के पार बाकी दो लोगों के साथ उसकी लड़ाई पर झांकने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि उस लड़ाई में अभी तक कोई नतीजा निकला है या नहीं, हान सेन ने सोचा। डोंगशुआन आभा के हॉल में पहुंचने के बाद उसे कोई प्रतिरोध नहीं मिला। उसने देखा कि छेद में क्या था। विशाल आकाश दानव, प्राचीन शैतान और बरीपद देवता अभी भी हॉल में थे, लेकिन अब उनकी स्थिति बड़ी अजीब थी। वे तीनों तिपाही की तरह खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन तीनों के बीच तैर रही हो। इससे एक अजीब सा संतुलन बन गया था। बड़े आकाश दानव, अब तुम्हें खुश होना चाहिए। हम सबको जीतना था और अब तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाना पड़ा। प्राचीन शैतान बोलते हुए ठंडा लग रहा था। आखिरकार तुम्हें और मुझे लड़ना ही पड़ता। मैं तो बस तैयारी कर रही थी। अगर तुम और मैं एक ही बात नहीं सोच रहे होते तो तुम मेरे आकाश दानव के घुलते शरीर को तुरंत कैसे रोक पाए। बड़ी आकाश दानव बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि उसका चेहरा उतना अच्छा नहीं लग रहा था। वह काफी थकी हुई और पीली लग रही थी। प्राचीन शैतान ने कहा, बरीपद देवता को मारने की कोशिश करने से कम मैंने तुमसे लड़ाई नहीं की। उनकी बातचीत और उनकी स्थिति को देखते हुए हान सेन अंदाजा लगा सकता था कि विशाल आकाशीय दानव ने अचानक ठीक उसी समय भाग लिया जब वे बरीपाद गॉड को मारने ही वाले थे। वह प्राचीन शैतान और बरीपाद गॉड को एक ही झटके में मार डालना चाहती थी। उसने सोचा भी नहीं था कि प्राचीन शैतान इसके लिए पहले से ही तैयार था। अब वे तीनों एक साथ फंस गए थे। बरीपाद गॉड ने धीरे से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम अभी रुक जाएं। जो बीत गया उसे भूल जाएं और आज हमारे बीच जो हुआ उसे बस यूं ही भूल जाएं। हमें अभी जीन बीज प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम इसके बारे में सोचो भी मत, बड़े आकाश दानव ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा। उसने उसे तिरस्कार से देखा। चूंकि धूल आकाश तुम्हारा क्षेत्र है, मुझे बहुत संदेह है कि तुम हमें इस क्षेत्र से सुरक्षित निकलने दोगे। अगर हमें सुरक्षित निकलने भी दिया जाए तो भी तुम धूल आकाश में ही हो। चांद के टॉवर की तरह चांद पहले तुम्हें ही मिलेगा। हमारे पास तुमसे जीन बीज लेकर भागने का कोई मौका नहीं होगा। प्राचीन शैतान चुप था। वह वहां जिस काम के लिए गया था उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। बरीपद भगवान उन्हें आश्वस्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या आप किनशियु नामक व्यक्ति को जानते हैं? अगर मैंने उसके बारे में सुना है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? प्राचीन शैतान और बड़े आकाश दानव को यह नहीं पता था कि बरीपद देवता हर समय में से अब किनशियु का जिक्र क्यों कर रहे थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह व्यक्ति बहुत अजीब है? बुरपद देवता ने धीरे से कहा, वह एक इंसान था जो मुख्य और विपरीत ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करता था। वह हमारे नेता का पीछा करता रहता था। कितने लोग ऐसा कर पाए हैं? बड़े आकाश दानव को कुछ समझ में आया, इसलिए उसने बरीपाद स्काई की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? बरीपाद गॉड को कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब हमारा ब्रह्मांड फिर से शुरू हुआ तो इंसान ऊपर उठ पाए। एक डरावना वू वेई दाओ अल्फा था जो अनोखे ढंग से पैदा हुआ था। मैं भी उससे मुकाबला नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि वह कोई नेता या आखिरी गॉड हॉल लीडर का पुनर्जन्म बन गया होगा। बिल्कुल नहीं, बड़े आकाशीय दानव ने कहा। अगर वह पुनर्जन्म लेने वाला नेता था तो उसे जीनो ब्रह्मांड में जाना चाहिए था। उसकी मृत्यु राज्यों के ब्रह्मांड में हुई थी। क्या वह राज्यों के ब्रह्मांड में पुनर्जन्म भी ले सकता था? सिद्धांत के अनुसार यह ऐसा ही है, लेकिन यह एक अजीब बात है, बरीपाद गॉड ने कहा। हालांकि वो वेई दाओ अल्फा का एक जीन प्रोटोटाइप जरूर था। अब विशाल आकाशीय दानव और प्राचीन शैतान ने अपने रंग बदल लिए। वे गहन चिंतन में डूब गए। प्राचीन शैतान चुप हो गया और फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि उसका कोई जीन प्रोटोटाइप था?
बरीपाद गॉड ने सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है कि वो वेई दाओ अल्फा में जीन प्रोटोटाइप था, यकीन शिव सचमुच पुनर्जन्म के बाद वो वेई दाओ अल्फा है। विशाल आकाश दानव और प्राचीन शैतान गहरी सोच में डूब गए। बरीपाद गॉड ने और कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में पूरा हॉल खामोश हो गया। इतना सन्नाटा था कि अगर एक पिन भी गिर जाए तो लोगों के कान के पर्दे टूट जाएंगे। क्या किन शियू वू वेई दाओ महल का अल्फा है? हान सेन ने भी इस पर विचार किया, लेकिन उसे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वो वेई दाओ महल या अल्फा के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए उनके बीच तुलना करने का कोई उचित तरीका नहीं था। वह सोच ही रहा था कि उस तांबे के हॉल के अंदर कुछ और हुआ। तांबे के हॉल में एक डरावनी शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसने हान सेन के दोनशुआन आभामंडल को बिखेर दिया। एक बार फिर वह समझ नहीं पा रहा था कि वहां क्या हो रहा है। जब हान सेन ने तांबे के हॉल में ये स्थिति देखी तो हॉल खाली था। वहां कोई नहीं था। बड़ा आकाश दानव, प्राचीन शैतान और बरीपाद गॉड गायब हो चुके थे। जहां वे पहले थे वहां फर्श पर खून के धब्बे थे। ये पता नहीं चल पाया कि ये खून के धब्बे सिर्फ उनमें से किसी एक के थे या तीनों के। हान सेन जल्दी से पूरे हॉल में घूमने लगा। उसने देखा कि चारों तरफ दरवाजे थे। उनमें से 3 तांबे के दरवाजे खुले थे। पता नहीं वे किस दरवाजे से निकले थे। वह जगह डेस्टिनी टैबलेट के अंदर थी। उसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो उसकी क्षमताओं को रोक रही थी, इसलिए हान सेन अपने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन से न तो अंदर जा पा रहा था और न ही बाहर। उसका डोंगशुआन आभामंडल भी अब तांबे के हॉल से अवरुद्ध हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे तीनों कहाँ गए। लगता है मुझे उसी रास्ते से जाना होगा जिस रास्ते से आया था। हान सेन ने रक्तनाड़ी सूत्र का इस्तेमाल करके अपने शरीर को एक हड्डीविहीन सांप जैसा बना लिया। वह चूहे के बिल में घुसा और तांबे के खंभों से होते हुए तांबे की दीवार तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया। वह उस तांबे के हॉल में जाने वाला था जहां बड़ा आकाश दानव था और बाकी लोग पहले से ही थे। हान सेन चूहे के बिल में घुस गया। अभी वह बाहर भी नहीं निकला था कि उसे गियर चलने की आवाज सुनाई दी। वह तांबे का हॉल, जिसमें वह अभी अभी गया था, धीरे धीरे खुल रहा था। हान सेन का दिल धड़क उठा। वह चूहे के बिल में गया और तांबे के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा ऊपर उठ रहा था और एक अजीब सा साया दिखाई दे रहा था जो किसी बड़े आकाशीय दानव का था। बड़े आकाशीय दानव को ये जगह इतनी जल्दी कैसे मिल गई? हान सेन हैरान रह गया। उसने बड़े आकाशीय दानव द्वारा खोजे जाने से बचने की पूरी कोशिश की। विशाल आकाश दानव हॉल में दाखिल हुआ और कुंड को देखा। वह खाली था। कुंड आधा ही भरा था। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये यहाँ कैसे नहीं हो सकता? तब तो मिस्टर लीडर ने कहा था कि जीन बीज इसी कुंड में होगा। अब ये यहाँ क्यों नहीं है? विशाल आकाश दानव कुंड के पास जाते हुए खुद से बातें करती रही। उसने कुंड के तल पर नजर डाली और पाया कि वह कितना साफ था। कोई सुराग नहीं था। तल पर कोई बीज या ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे चाहिए था। यह अजीब है। मिस्टर लीडर मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ एक जीन द्रव है और जीन बीज केवल यहीं विकसित हो सकता है। इसलिए ये सवाल उठता है कि यह यहाँ क्यों नहीं है? क्या ब्रह्मांड को इतनी जल्दी रिबूट किया गया था कि वह मिट गया? क्या मिस्टर लीडर समय रहते जीन बीज को जीन पूल में नहीं डाल पाए? अगर यह सच था तो जीन बीज कहाँ हो सकता है? विशाल आकाश दानव ने चारों ओर देखा। फिर उसने चूहे के बिल की ओर देखा। हान सेन चौंक गया। हालांकि उसे पता था कि बड़े आकाशीय दानव को चूहे के बिल का पता चल जाएगा, फिर भी वह थोड़ा डरा हुआ था। वह थोड़ा और जोर से उसके अंदर छिप गया। विशाल आकाश दानव ने मन ही मन कहा, भाग्य की गोली में छेद है। ऐसा लगता है कि मिस्टर लीडर का रत्न आंखों वाला चूहा अभी भी जीवित है, लेकिन रत्न आंखों वाले चूहे में जीन बीज लेने के लिए जरूरी गुण नहीं होने चाहिए थे। वह चूहे के बिल के पास गई और उसके बारे में और जानने की कोशिश करने लगी। हान सेन ने अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल किया। वह तांबे के खंभे पर चढ़ गया और वापस जाने की कोशिश की। जब बड़े आकाशीय दानव ने खुद से बात की तो उसे यकीन हो गया कि उसने प्रतिष्ठित लौकी का बीज ले लिया है, जो गॉड कैओस पार्टी के पुराने नेता द्वारा छोड़ा गया जीन बीज था। इसका मतलब था कि वह वहां से अपनी जरूरत की हर चीज वापस पा सका था। अब उसके जाने का समय आ गया था। जब विशाल आकाशीय दानव चूहे के बिल के सामने आया तो वह रुक गई। उसने कक्ष के अंदर तांबे के हॉल की दीवार को देखा और फिर कहा, अजीब है, मुझे याद आ रहा है कि यह पहले यहां नहीं था। विशाल आकाश दानव घूम गया। वो दीवार के सामने खड़ी हो गई और 1 इंच भी नहीं हिली। वो किसी चीज को देख रही थी। हान सेन वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसे उत्सुकता हो गई। वो अभी वहां से नहीं गया।
उसने दीवार की तरफ देखा। पहले हान सेन का ध्यान लौकी की बेल और तालाब पर था। उसने दीवारों पर ध्यान नहीं दिया था। अब उसने देखा कि दीवार पर कुछ आकृतियां थीं। अब जब वो उसे देख रहा था तो उस पर की गई नक्काशी के अलावा उस दीवार पर एक जानवर का चित्र भी था। जानवर के सिर और नाक पर एक पत्थर का छल्ला था। विशाल आकाश दानव ने उसे कुछ देर तक देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पत्थर की अंगूठी पकड़ ली। उसने उसे खींच लिया। उसने पत्थर की अंगूठी निकाली जिससे पहियों के घूमने की आवाज आए। दीवार ऊपर उठी और एक और तांबे का हॉल दिखाई दिया। यह असल में कोई और तांबे का हॉल नहीं था। इसके पीछे वाला तांबे का हॉल उस तांबे के हॉल से जुड़ा हुआ था जिसमें वह बैठी थी, इसलिए ये तांबे के हॉल को दो हिस्सों में बांटने वाली एक दीवार जैसा था। अब दीवार उठ रही थी और पूरा तांबे का हॉल दिखाई दे रहा था। हान सेन को यह नहीं पता था कि उस छेद में क्या है जब तक कि तांबे का हॉल नहीं उठ गया। लेकिन बिग स्काई डेमन चीखा और जमीन पर गिरकर दंडवत किया। मिस्टर लीडर। बिल्कुल नहीं। क्या गॉड कैओस पार्टी का नेता मरा नहीं है? हान सेन को ठंडा पसीना आ गया। उसने अपने पीछे हॉल की ओर देखा। उस हॉल में एक बिस्तर था। वहां सफेद कपड़े पहने एक महिला भी थी। वो इतनी सुंदर थी कि मानो किसी जैड की मूर्ति हो। औरत की भौहों के बीच देखते हुए हान सेन को लगा कि वो बाओ एर जैसी लग रही है। वो बहुत सुंदर थी। वो बिस्तर पर अपने हाथों से अपना जबड़ा पकड़े लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं मानो वो सो रही हो। हान सेन ने गौर से देखा तो उसे राहत महसूस हुई। औरत जीवंत लग रही थी, लेकिन वह एक जैड की मूर्ति थी, कोई जीवित चीज नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गॉड कैओस पार्टी की नेता इतनी खूबसूरत महिला होंगी। हान सेन जैड मूर्ति को देखकर चौंक गया। विशाल आकाश दानव को भी राज पता चल गया था। उसने आह भरी और अपना ठंडा पसीना पोंछा। वो जमीन से उठ खड़ी हुई। मिस्टर लीडर, आपने तो मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया। विशाल आकाश दानव ने अपनी छाती थपथपाई। उसने देखा कि वह एक मूर्ति थी, लेकिन फिर भी वह उससे डरी हुई थी। उसने झुककर बिस्तर के चारों ओर झांका। हान सेन बिस्तर और वहां लगी जैड की मूर्ति के आसपास झांक रहा था। उसने जैड की मूर्ति के नीचे एक किताब देखी। किताब खुली हुई थी। वो उसका कवर तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसमें लिखी बातें देख पा रहा था। हान सेन ने अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके किताब को अच्छी तरह देखा। जब उसने किताब की सामग्री देखी तो उसे अजीब लगा। सफेद जैड जिंग आसमान में है। 12 इमारतें, 5 शहर, परियां मेरे सिर के ऊपर है और मेरे बाल बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। यह कविता यहाँ क्यों है? क्या वो जैड परी जिसने सफेद जैड जिंग और दूसरी जैड परियों को बनाया गॉड कैओस पार्टी की नेता है? हान सेन बहुत हैरान हुआ। अगर गॉड कैओस पार्टी की पुरानी नेता वही परी व्हाइट किंग थी जिसके बारे में बताया गया था, तो इसका मतलब है कि बहुत समय पहले पुरानी नेता मुख्य और विपरीत ब्रह्मांडों को भेदने में कामयाब हो चुकी थी। वो जीनो ब्रह्मांड तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। रुको। हान सेन का दिमाग अचानक चमक उठा जब उसके दिमाग में एक डरावना विचार आया। अगर मैं कहूं कि गॉड कैओस पार्टी का नेता जीनो ब्रह्मांड से आया कोई प्राणी था। हान सेन को लगा कि जो विचार उसके दिमाग में आया है वो वाकई पागलपन भरा है। फिर यह कोई असंभव भी नहीं था। आखिरकार उसके पास अपने अनुमान की पुष्टि के लिए कोई तथ्य नहीं था, इसलिए उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। गॉड कैओस पार्टी का नेता कहां से आया, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अब हान सेन बस ये जानना चाहता था कि लौकी के बीच का क्या उद्देश्य है और यह बाओ एर को कैसे फायदा पहुंचाएगा। उसे नहीं पता था कि यह उसके लिए अच्छा होगा या बुरा। बड़े आकाश दानव ने भी किताब देखी, लेकिन उसने बस उसके पन्ने धीरे से पलटने शुरू कर दिए। जहां तक किताब छीनने की बात है तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो अभी भी डरी हुई थी। हालांकि वह उस कमरे में बस एक मूर्ति थी, फिर भी वो किसी भी तरह का अनादर नहीं दिखाना चाहती थी। बड़ा आकाश दानव ध्यान से बिस्तर के चारों ओर घूमा। उसने चारों ओर खोजना शुरू किया। उसने बहुत बारीकी से नहीं खोजा। बड़ा आकाश दानव जो कुछ भी देख रहा था उसे छानबीन करके नहीं देखा। उसने बस वही देखा जो वह देख सकती थी। हॉल में काफी सामान था। एक कांसे का चूल्हा, कांसे का बर्तन, कांसे की मूर्ति और एक वाद्य यंत्र था। किताबों की अलमारियां और बांस की किताबें थीं। ढेर सारी चीजें थीं। बड़ी आकाश दानव ने उन सबको देखा, लेकिन किसी को छुआ तक नहीं। जब विशाल आकाशीय दानव ने एक खास चीज देखी तो उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बंद हो गई और वो चिल्लाई, दानव हृदय चूल्हा। हान सेन ने अपनी डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके झांका। उसने उस चीज पर नजर डाली जिसने बड़े आकाशीय दानव को पागलों की तरह हिलाकर रख दिया था। वो 7 इंच चौड़ा काले धातु का चूल्हा था। चूल्हा अर्धवृत्ताकार था और उस पर फूलों की आकृतियां थीं।
वो काला था, पता नहीं वो किस चीज से बना होगा। उस पर रहस्यमयी फूलों की आकृतियां थी और उससे सफेद धुआं निकल रहा था। हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि इस चीज में क्या खास बात है। तुलना करें तो बड़ा आकाश दानव इससे बहुत रोमांचित था। वो उस चीज के पास पहुंचते हुए बहुत कांप रहा था जिसे उसने दानव हृदय स्टोव बताया था। वो उसके पास जाने में बहुत हिचकिचा रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े। हान सेन समझ गया कि वह एक मुश्किल फैसला ले रही है, लेकिन वो उस प्रलोभन से नहीं लड़ पा रही थी। उसने डेमन हॉट स्टोव पकड़ रखा था। छोटी बेटी, तुम वापस आ गई। जब दानव हृदय चूल्हा उठाया गया तो हॉल में एक महिला की आवाज सुनाई दी। वो जीवंत और सुंदर लग रही थी। डोंग डोंग, विशाल आकाशीय दानव स्थिर खड़ा रहा। उसने जो दानव हृदय चूल्हा पकड़ा था वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने अविश्वास से अपने पीछे देखा। उसने अपनी नजरें जेड की मूर्ति की ओर घुमाई। जेड की मूर्ति बिस्तर के उस पार रखी थी। वो अभी भी पत्थर जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में प्राण थे, चेहरे में भी प्राण थे। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति जीवित हो। वो विशाल आकाशीय दानव को देखकर मुस्कुरा रही हो। श्रीमान, श्रीमान नेता। विशाल आकाश दानव जेड मूर्ति के सामने कूद पड़ा और उसके आगे घुटने टेकने लगा। उसने जेड मूर्ति का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो इतनी पागल थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। छोटी बेटी, ऐसा मत करो। यह मेरी आत्मा के आखिरी अवशेषों में से एक है। अगर तुम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाओगी और मेरी आत्मा के इस आखिरी अंश को बुझा दोगी तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। जेड की मूर्ति ने अपना हाथ उठाया और बिग स्काई डेमन के बालों को ऐसे सहलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती हो। मिस्टर, क्या आप सचमुच वापस नहीं आ सकते? बड़ा आकाश दानव हमेशा से बहुत चुलबुला था और सबको बेवकूफ बनाने और खेलने के लिए मशहूर था। अब वो बिल्कुल बदल गई थी। वो एक छोटी बच्ची की तरह नम आंखों से मूर्ति को देख रही थी, मानो वो किसी उत्तर के लिए प्रार्थना कर रही हो। शायद मैं तो बस एक आत्मा का टुकड़ा हूँ, इसलिए बहुत सी बातें हैं जो मुझे नहीं पता, जेड की मूर्ति ने आह भरते हुए कहा। फिर उसने बड़े आकाश दानव से पूछा, छोटी बेटी, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मैंने उसे देखा है, विशाल आकाश दानव ने कहा। वो महान और सुंदर है। वो तुम्हारी तरह है। उसमें अद्भुत प्रतिभाएं हैं और उसने तुम्हारी सारी कृपा प्राप्त कर ली है। पूरे ब्रह्मांड में मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि उससे बेहतर कोई नहीं है। अच्छा होना शायद अच्छी बात ना हो। मैं तो यही चाहूंगा कि वो एक साधारण बच्ची बनकर सादा जीवन जिए। जब जैद की मूर्ति ने बड़े आकाशीय दानव की बातें सुनी तो वो अजीब सी लग रही थी। वो खुश और गर्वित थी, लेकिन साथ ही चिंतित भी थी। श्रीमान, क्या आपको चिंता है कि जेनो हॉल हमारे लिटिल मास्टर को स्वीकार नहीं करेगा? चिंता न करें। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो नए गॉड हॉल लीडर को मास्टर बाओ र की पहचान पता है। उसने मास्टर बाओ र के साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। बच्चे का नाम बाओ एर है, जैद की मूर्ति ने धीरे से कहा। वो माँ जैसी रोशनी से चमक रही थी। हाँ, यह सही है, बड़े आकाश दानव ने कहा। एक मिश्रित मानव ने उसे अपना बना लिया और उसे ये नाम दिया। क्या वो व्यक्ति बावर के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है? जैद मूर्ति ने पूछा। अच्छा, बहुत अच्छा। वो मास्टर बाओ एर के साथ अपनी सगी बेटी जैसा व्यवहार करता रहा है। मास्टर बाओ एर भी उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए मैंने उसे उससे दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। बड़े आकाश दानव के जवाबों से कम हान सेन को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। ये सुनकर अच्छा लगा। जैद की मूर्ति ने आह भरी। अच्छा है, अगर मास्टर बाओ एर एक सामान्य बच्चे की तरह है, हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। श्रीमान, आपका क्या मतलब है? बड़े आकाश दानव ने भ्रम के साथ जैद मूर्ति को देखा। जैद मूर्ति ने आह भरी। बाओ एर के शरीर में उसके जीन है। जीनो हॉल की देव आत्माएं मुझसे चाहे कितनी भी नफरत करे, उसकी खातिर वे बाओ एर को कुछ नहीं करेगी। मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि भगवान अराजकता पार्टी छोटे मालिक को नुकसान पहुंचाएगी? बड़े आकाश दानव ने पूछा। जैद की मूर्ति ने सिर हिलाया। गॉड कैओस पार्टी में कई कुलीन लोग हैं। उनमें से ज्यादातर महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन ज्यादातर घमंडी और बूढ़े हैं। यहाँ तक कि प्राचीन शैतान और बरी पाथ गॉड भी नेता की कुर्सी पाने पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें मेरे बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद जैद की मूर्ति का चेहरा घमंडी और गर्व से भर गया। फिर उसने कहा, मेरी बच्ची के जीन्स के कारण इस ब्रह्मांड में बहुत कम लोग उसे चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस बात से चिंतित हैं? बड़े आकाश दानव ने भ्रम के साथ जैद मूर्ति को देखा।
गॉड कैओस पार्टी और जेनो हॉल के अलावा वो यह नहीं सोच सकती थी कि बाओ एयर को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे एक इंसान की चिंता है। जैड की मूर्ति चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सिर्फ वही इंसान बाओ एयर को चोट पहुंचा पाएगा। अगर वह बाओ एयर को पहले से चोट न भी पहुंचाए तो भी बाओ एयर को उसका सामना करना पड़ेगा। यही बाओ एयर की नियति है, वो इससे बच नहीं पाएगी। लेकिन क्यों? ये कौन है? बड़े आकाश दानव ने चौंक कर पूछा। यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे जा रहा था। मानव अल्फा। जैड मूर्ति ने ये दो शब्द बहुत धीरे से बोले। विशाल आकाश दानव स्तब्ध रह गया। उसने पहले कभी इस नाम वाले किसी इंसान के बारे में नहीं सुना था। नाम के अर्थ को देखते हुए पूरी संभावना थी कि यह मानव जाति का कोई अल्फा था। बड़े आकाश दानव के मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार उनका कोई अल्फा नहीं था। राज्यों के ब्रह्मांड में मनुष्यों के अपने पूर्वज थे जो एक ही लोग नहीं थे। जैड की मूर्ति को पहले से ही पता था कि अब विशाल आकाशीय दानव को क्या चिंता हो रही है, इसलिए उसने कहा, हो सकता है कि वह उस नाम का इस्तेमाल न कर रहा हो, शायद उसका पुनर्जन्म हो चुका हो। मुझे नहीं पता कि अब उसका नाम क्या होगा। चाहे वो किसी भी रूप में पुनर्जन्म ले या उसकी प्रतिभा कितनी भी महान हो, चाहे वो बलवान हो या दुर्बल, अगर वो व्यक्ति मेरे जीन प्रोटोटाइप कवच का इस्तेमाल कर सकता है तो वही वो व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश है। जब हान सेन ने ये सब सुना तो उसका दिल धड़क उठा। उसके दिमाग में एक नाम कौर था, किन शियू। किन शियाओ। विशाल आकाश दानव लगभग उसी समय चीख पड़ा। जैड मूर्ति ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप जिस किन शियाओ का जिक्र कर रहे हैं वह कौन है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अंततः अपने सर्वश्रेष्ठ आकार में लौट आएगा और बाओ एयर ही एकमात्र ऐसी होगी जो उससे लड़ पाएगी। छोटी बेटी, बाओ एयर को यहाँ लाओ और उसे जीन बीज स्वीकार करने दो। उसके जीतने की संभावना तभी है जब वह ऐसा करेगी। श्रीमान, जीन बीज कहाँ है? विशाल आकाश दानव ने पूछा। जब जैड की मूर्ति ने ये सुना तो वो स्तब्ध रह गई। उसने हताशा से तालाब की ओर देखा। उसका चेहरा बदल गया। असंभव। मेरे बच्चे के अलावा किसी और को जीन बीज नहीं लेना चाहिए था। ये सुनकर बड़ी आकाशीय दानव चौंक गई। क्या इसका मतलब है कि जीन बीज किसी समय कुंड में था? जैड की मूर्ति ने सिर हिलाया और अजीब सा भाव दिखाया। इसे वहां रखा गया था। बाओ एयर प्रवेश का पासवर्ड था। अगर मानव अल्फा यहां आता भी तो वह इसे नहीं ले जा पाता। इसे कौन ले जा सकता था? अगर जैड की मूर्ति बाओ एयर की मां जैसी है तो हम रिश्तेदार हैं। इससे मुझे अपनी इस क्षमता के बारे में समझाने में मदद मिलेगी, हान सेन ने सोचा। उसने सामने आकर बात करने और उसे सब कुछ समझाने का फैसला किया। अगर वह ऐसा करता तो वह मूर्ति से अपने कुछ सवालों के जवाब भी ले पाता और जो उसे समझाना था वह भी समझा पाता। इससे पहले कि हान सेन चूहे के बिल से बाहर निकल पाता, उसने किसी और को तांबे के हॉल में घुसते देखा। इस बार वो बरीपात गॉड था। श्रीमान नेता, जब बरीपत देवता ने जैड की मूर्ति देखी तो उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल किसी बड़े आकाशीय दानव जैसी थी। उन्होंने तुरंत घुटने टेककर प्रणाम किया। छोटी बरी बरी, तुम भी यहाँ हो। जैड की मूर्ति बरीपत भगवान की ओर देखकर मुस्कुराई जब वो बोल रही थी। जब हान सेन ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गॉड कैओस पार्टी के नेता ने हान सेन जैसे ही बुरे उपनाम रखे। बरीपत भगवान, जो बहुत शक्तिशाली थे, को लिटिल बरी बरी कहते देख हान सेन को लगा कि इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। बरीपात गॉड को अपने उपनाम से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो झुककर खड़े हुए और बोले, श्रीमान नेता, आप अभी भी यहाँ हैं। जैड की मूर्ति ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरी आत्मा का एक अवशेष मात्र है। यह अंतिम अंश है। ये जल्द ही लुप्त हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप यहाँ हैं। कृपया भविष्य में मेरे बच्चे का ध्यान रखना। बरीपात गॉड ने गंभीरता से कहा, श्रीमान, मैं बरीपात गॉड आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे 33 आसमान और गॉड कैओस पार्टी का नेता नहीं मान पाऊंगा। जैड की मूर्ति ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो जिंदा है मैं खुश हूँ। उसके बाद जैड की मूर्ति ने तांबे के रैक की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हें इसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। बरीपात गॉड ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठी। वो खुद को रोक नहीं पाया और चीखकर बोला, यह आकाशपथ की तस्वीर है। क्या आप सचमुच मुझे ये दे रहे हैं, श्रीमान? बरीपात गॉड की आवाज कांप उठी। जाहिर था उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
यदि आप इसे चाहते हैं तो यह आपका हो सकता है, जैड मूर्ति ने ठंडे स्वर में कहा। बरी पाथ गॉड जैसे लोग भी अगर कोई प्रेरणा मिलती तो अपनी खुशी रोक नहीं पाते थे। कांपते हाथों से उन्होंने धीरे से वह तस्वीर उठाई जो उन्हें दी गई थी। वे मूर्ति के सामने घुटने टेककर बोले, चिंता मत कीजिए श्रीमान, जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी को भी छोटे मालिक को परेशान नहीं करने दूंगा। ये सुनकर मुझे राहत मिली है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आजकल भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है, जैड की मूर्ति ने ठंडे स्वर में कहा। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। बरी पाथ गॉड कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसे तांबे के हॉल से एक आवाज सुनाई दी। ये प्राचीन शैतान था जो मिस्टर लीडर का अभिवादन कर रहा था। प्राचीन शैतान आखिरकार तांबे के हॉल में पहुंच गया। बरी पाथ गॉड की तरह उसने मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि वह सिर्फ एक मूर्ति थी जिसमें नेता की आत्मा का एक अंश था, फिर भी उसने उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं की। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, जैड की मूर्ति ने ठंडे स्वर में कहा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि जाने से पहले मैं तुम तीनों से मिल पाया। प्राचीन शैतान, तुम्हारे लिए भी एक चीज है, तुम जाकर उसे ले लो। मैं तुम सबसे कुछ और कहना चाहता हूँ। प्राचीन शैतान ने देर नहीं की। वो तांबे के रैक के पास गया और एक वस्तु उठाए, उसे अपनी आस्तीन में रखा और फिर जैड की मूर्ति को प्रणाम किया। शुरू से अंत तक प्राचीन शैतान उतना जबरदस्त नहीं लगा जितना बरी पाथ गॉड और विशाल आकाश दानव थे। हान सेन अभी भी प्राचीन शैतान की आंखों में एक अजीब सी चमक देख पा रहा था। जब प्राचीन शैतान जैड मूर्ति के पास लौटा तो विशाल आकाशीय दानव ने बोलना शुरू किया, श्रीमान, आप हमें जो चाहे बता सकते हैं। जैड की मूर्ति ने उन तीनों को देखा। उसने आह भरी और कहा, तुम तीनों हमेशा मेरे बहुत करीब रहे हो। भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, पर तुम मेरे लिए बच्चों जैसे ही हो। श्रीमान, हमने आपको हमेशा अपना परिवार माना है, आकाश दानव ने कहा। मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी। बरी पाथ देवता और प्राचीन शैतान कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों के भावों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि जैड की मूर्ति जो कह रही थी उससे वे भावुक हो रहे थे। उन्हें बस उसे शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं थी। जैड की मूर्ति ने आगे कहा, मैंने कभी किसी से कुछ भीख नहीं मांगी, उस व्यक्ति से भी नहीं। मैंने उससे कभी कुछ करने की भीख नहीं मांगी, लेकिन एक चीज है जिसके लिए मुझे तुम तीनों से भीख मांगनी है। श्रीमान नेता, कृपया हमें बताएं। प्राचीन शैतान और उन तीनों ने झुककर प्रणाम किया। दूसरे लोग नेता की बात नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने समझ ली। पहले के जमाने में अगर कोई धीरे से कुछ कह देता तो ये सब नहीं होता। अब वह भीख शब्द बोल रही थी। ये दुर्लभ था। भले ही जीनो हॉल और पूरे जीनो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति ने पहले कभी भीख न मांगी हो। जीन बीज ढूंढो और इसे मेरे बच्चे तक पहुंचा दो, जैड की मूर्ति ने गंभीर भाव से कहा। इसके बिना मेरा बच्चा जीवित नहीं रहेगा। क्या तुम्हारे पास जीन बीज नहीं है? बरी पाथ गॉड और प्राचीन शैतान पहले वहां मौजूद नहीं थे ताकि वे ये सुन सके कि क्या कहा जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि जीन बीज गायब हो गया है। मेरे पास समय नहीं है, छोटी बेटी बता दे। जैड की मूर्ति उन तीनों को देखकर मुस्कुराई। इस जीवन में तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तीनों कांप उठे। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जैड की मूर्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे मूर्ति के अंदर कोई आत्मा बिखर गई हो। इससे जैड की मूर्ति आत्माविहीन हो गई। वो एक निर्जीव वस्तु बन गई, कुछ भी नहीं। श्रीमान, बड़ा आकाश दानव रोते हुए चिल्लाया। बरी पाथ देवता ने प्राचीन शैतान की ओर देखा। दोनों ने मूर्ति के आगे सिर झुकाया। प्रणाम करने के बाद बरी पथ देवता उठे और बड़े आकाश दानव की ओर देखा। उन्होंने पूछा, बड़े आकाश दानव, क्या हो रहा है? जीन बीज किसने ले लिया? बड़े आकाश दानव ने जो कुछ हुआ था उसे समझाया, लेकिन बरी पथ देवता और प्राचीन शैतान उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। बड़े आकाश दानव, यह मत सोचो कि तुम जीन बीज अपने लिए ले सकते हो और फिर हमसे झूठ बोल सकते हो, बरी पाथ गॉड ने कहा। यह छोटे मालिक का है, इसलिए हम में से कोई भी इसे नहीं ले सकता। विशाल आकाश दानव गुर्राया, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं। तुम लोगों के बिना भी मैं मास्टर बाओ एर के जीन बीज ढूंढ सकता हूं। प्राचीन शैतान कुछ नहीं बोला। उसने हॉल में देखा, लेकिन यह समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रहा था। अगर जीन बीज यहां नहीं है तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। धूल आकाश तुम्हारा स्वागत नहीं करता। बरी पाथ गॉड ने हॉल में रखी चीजों को देखा। उसने उनसे ठंडे स्वर में बात की। बरी पाथ गॉड, तुम कितने स्वार्थी हो। क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं है? विशाल आकाश दानव ने उसे तिरस्कार से देखा। वो जानती थी कि वे वस्तुएं अमूल्य है।